हेलो एवरीवन। जनरली हम लोग एक चीज़ क्या देखते हैं कि जो कॉमर्स कैंडिडेट होते हैं, बीकॉम ग्रेजुएट होते हैं या कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसीज बहुत कम आता है जो स्पेसिफिक हो, अकाउंट्स के लिए हो या बीकॉम स्टूडेंट के लिए हो। बट इस बार एफसीआई एक बड़े नंबर में वैकेंसीज लाया है एक्सक्लूसिवली बीकॉम स्टूडेंट के लिए या कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए। इसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसा भी वैकेंसी है जहाँ पे कॉमर्स ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे जनरल ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा गया है, वहाँ पे बीकॉम बीए बीएससी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो कॉमर्स कैंडिडेट के लिए स्पेसिफिक वैकेंसीज है उसका नंबर 400 प्लस है, 400 प्लस वैकेंसीज है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी एडवर्टीजमेंट को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस और सब कुछ इस वैकेंसीज के बारे में। बट उससे पहले ये डिटेल एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज बता दें कि मेरे YouTube चैनल में फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ये फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद जो अभी तक पूरा सपोर्ट किए 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में। और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है VBU MCOM स्टूडेंट का। आज के डेट में मेरे YouTube चैनल पे अप्रोक्स 1000 सब्सक्राइबर है और ये मेरा अपना एस्टिमेशन है कि इसमें कम से कम 600 सब्सक्राइबर हमारे VBU कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, या तो वो 2021-23 के स्टूडेंट हो या 20-22 सेशन के स्टूडेंट। ये दोनों सेशन के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हेल्प किए हमको चैनल इनिशियल लेवल पे ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले इन लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। इसके साथ साथ कुछ जो फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ साथ उनको भी पूरा पागलपंती चढ़ा हुआ था मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए, तो उन सबको भी धन्यवाद। तो अब बढ़ते हैं इस वैकेंसी के ऊपर क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया। सबसे पहले एक दो चीज हम लोग समझ लें कि जो एफसीआई होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। और पब्लिक सेक्टर यूनिट के वैकेंसी में सबसे अच्छा बात ये होता है कि इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, फास्ट होता है। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब यहाँ पे सब कुछ क्लियर होता है और सब कुछ यहाँ पे फास्ट होता है कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट वैकेंसी। जनरली हम लोग गवर्नमेंट वैकेंसीज में क्या देखते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल लटका हुआ है। बट जनरली पीएसयू का वैकेंसी जो होता है 1 साल में क्लियर हो जाता है, कितना भी बड़ा वैकेंसी हो, 1 साल 1.5 साल में। तो ये सबसे अच्छा बात होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट का। दूसरा बात, इन लोगों का जो प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब करप्शन का लगभग ना के बराबर जुगाड़ होता है। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि जुगाड़ होता ही नहीं है, आज के डेट में ऐसा लगता है, बट वो सब चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। बट जनरली बहुत कम चांसेस होता है, इतना इन लोग ट्रांसपेरेंट करके अपना सिस्टम रखता है कि बहुत कम चांसेस होता है करप्शन का। तो ये बहुत अच्छा बात है पीएसयूज के वैकेंसीज में। तो उसी वैकेंसीज को आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2022। उसके बाद कैटेगरीज 3। यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एफसीआई। नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए वैकेंसीज आया है एफसीआई में। सबसे पहले यहाँ वैकेंसी में ये एफसीआई के बारे में थोड़ा बताया है। एफसीआई वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ये इसका मेनली बिजनेस क्या है, फूड सिक्योरिटीज का। ठीक है, एफसीआई जो मेन बिजनेस करता है ये फूड सिक्योरिटीज का करता है। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अंडर मेंशन्ड पोस्ट इन डिपो and offices spread all over the country from eligible candidate who fulfill the prescribed qualifications, age, experience, etc. ये सब कुछ बोला गया कि नीचे जो कुछ हमारा पोस्ट है जोन वाइज दिया हुआ है जिसके लिए ये एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है। तो यहाँ पे वैकेंसीज आया है सिविल इंजीनियर के लिए, जेई जूनियर इंजीनियर। ठीक है, बट हम लोग को देखना है अकाउंट्स का, ये जी अकाउंट्स जो है इसका हम लोग को मेनली देखना है। इसके अलावा ये जो है ये एक्सक्लूसिवली इसमें बीकॉम ग्रेजुएट कैंडिडेट से ही एप्लीकेशन मांगा गया। बट कुछ ऐसा वैकेंसी है जैसे ये जनरल, इसमें ग्रेजुएट लेवल ही मांगा गया। स्टेनोग्राफर का जो आया ये इसमें केवल ग्रेजुएट लेवल का मांगा गया है। AG3 का जो डिपो का वैकेंसी आया है ये इसमें भी ये जनरल डिग्री ही मांगा गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।
बट ये जो अकाउंट्स वाला वैकेंसीज है ये एक्सक्लूसिवली अकाउंट्स कैंडिडेट के लिए। इसमें फिर आगे क्या बोला है, यहाँ पे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देखें, पोस्ट कोड इसका ई दिया हुआ है इस वैकेंसी में। इसका पे स्केल जो है ये 28,000 to 200 है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये जो पे स्केल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई इस पोस्ट पे ज्वाइन करेगा तो उसका बेसिक सैलरी 28,200 होगा। ये बेसिक का बात कर रहे हैं। इसके ऊपर HRA या जो अदर अलाउंसेस एप्लीकेबल होता है इस PSUs में, वो सारा कुछ मिलेगा। अगर मोटा मोटी एवरेज बोले तो किसी भी PSU या गवर्नमेंट जॉब में जो बेसिक सैलरी होता है इसका डबल, मतलब ये अगर हम लोग इसका डबल ले लें तो ये अप्रोक्स आएगा 56,000 के अप्रोक्स ग्रॉस पे बन जाएगा। ग्रॉस पे अगर इन हैंड सैलरी का बात करें तो मेरे व्यू से 45 to 50 के अप्रोक्स इसमें इन हैंड सैलरी बनेगा। तो ये अच्छा सैलरी है इनिशियल लेवल पे। अगर किसी जॉब में इनिशियल लेवल पे इतना सैलरी मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा बात है। दूसरा बात, PSUs वगैरह में करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। जनरली ये सब लेवल में जो ज्वाइन करता है उसका सैलरी वगैरह का बात करें या प्रमोशन का बात करें, ये बहुत अच्छा होता है PSUs में। ये बहुत अच्छा बात है पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए। उसके बाद ये हमारा था नॉर्थ जोन का डिटेल। यहाँ पे बोल रहा है एज लिमिट के बारे में बोला है 27 और टोटल वैकेंसी जो है 142 है। इसमें फिर यहाँ कैटेगरी जो है बटा हुआ है। ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे देख लेना। ये जो था किस जोन के लिए, नॉर्थ जोन। इसके बाद साउथ जोन के लिए, साउथ जोन में अकाउंट्स का जो वैकेंसी एज लिमिट सब में 27 ही है। उसके बाद वैकेंसीज यहाँ पे 107 दिया हुआ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं ईस्ट जोन के लिए, तो यहाँ पे अकाउंट्स का वैकेंसी जो है ये 27 है। टोटल वैकेंसी 72 है। ये ईस्ट जोन का था। उसके बाद वेस्ट जोन का, वेस्टर्न जोन का इसी तरह से अगर देखें तो यहाँ पे अकाउंट्स का वैकेंसी है 45। उसी तरह से अगर आगे देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए भी कुछ वैकेंसीज है जहां पे टोटल वैकेंसीज है 40। तो इस तरह से अगर हम लोग टोटल करें पांचों जोन का तो ये अप्रोक्स 406 वैकेंसीज आ रहा है। 406 वैकेंसी जाएगा। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में डिटेल था। सैलरी हम लोग देख लिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो मांगा गया ये 27 है। किस डेट को, 1/8/2022 को। 1/8/2022 को मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन होता है एज पर नॉर्म्स जो नीचे दिया हुआ होगा। अब नीचे आगे बोल रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बट जनरली फिक्स होता है। ये घटता बढ़ता है, जनरली ना के बराबर है। ये सब चीज बोला गया। फिर आगे अगर हम लोग मेन चीज देखें, ये सब मल्टीपल डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया, किस तरह से कौन कौन सा डिसेबिलिटीज को क्या क्या रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऊपर यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बोला है। क्वालिफिकेशन जो हमारा है ये किस डेट को देखा जाएगा, 1 अगस्त 2022। मतलब अगर किसी का रिजल्ट 1 अगस्त 2022 तक आ गया है बीकॉम का तो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इसमें क्या बोला है आगे, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। अगर हम लोग अकाउंट्स के लिए देखें तो यहाँ पे बोल रहा है बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स या जनरल ऐसा कुछ नहीं लिखा है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कहने का मतलब रेगुलर डिग्री एज वेल एज जो हमारा डिस्टेंस डिग्री होता है, दोनों रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही आता है। कहने का मतलब अगर कोई इग्नू वगैरह से भी ग्रेजुएशन किया तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह हो। तो ये चीज, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है कंप्यूटर का, बट ये केवल बोल रहा है कि उसको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। ये चीज था। आगे अगर हम लोग बढ़े, नीचे बोल रहा है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन ऑफ द जोन ओनली। जो ऊपर 5 जोन था उसमें से किसी एक जोन में अप्लाई कर सकता है। आइदर नॉर्थ जोन, साउथ और ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, पांचों में से किसी एक जोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देके रखा है। तो देख लेना है कि हम जिस भी जोन में जिसको अप्लाई करना हो एक ही जोन में अप्लाई करें। आगे फिर क्या बोल रहा है, आगे अगर मेन चीज हम लोग देखें, द मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन। एप्लीकेशन का प्रोसेस जो होगा ये ऑनलाइन ही होगा। आगे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में, ये सब के बारे में बताया गया। तो ये सब जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है जैसे SC ST या OBC स्टूडेंट, तो उसको 5 से एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है। उसके बाद आगे अगर हम लोग नीचे आ जाएं
यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देना है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट जो हो EWS का वो हमारा 22-23 फाइनेंशियल ईयर में ही इशू होना चाहिए, मतलब 1/4/2022 के बाद का इशू सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे एक कंडीशन देके रखा है। इसके बाद नीचे अगर आगे बढ़े, ये सब उतना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बोल रहा है पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम होगा। द ऑनलाइन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ फेज 1 एंड फेज 2। दो एग्जाम होगा, एक फेज 1 एग्जाम होगा, दूसरा फेज 2 एग्जाम होगा। फेज 1 के बारे में नीचे बोल रहा है द ऑनलाइन एग्जाम ऑफ फेज 1 शैल बी कॉमन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट। जो फेज 1 का एग्जाम होगा ये कॉमन एग्जाम होगा सभी पोस्ट के लिए। ऊपर जो भी हम लोग पोस्ट देखें, डिपो, अकाउंट्स, इंजीनियरिंग का जो था सभी के लिए, या जनरल पोस्ट जो था सबके लिए ये हमारा टेस्ट जो होने वाला है फेज 1 का ये कॉमन होगा। इसका पैटर्न क्या होगा तो उसके बारे में बोल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 25, न्यूमेरिकल एबिलिटीज से 25 और जनरल स्टडीज से 25। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है। 1 मार्क्स का, इसलिए 100 मार्क्स हो गया। ड्यूरेशन इसका जो टाइम रहेगा ये 60 मिनट का रहेगा। इंग्लिश वाला क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, बाकी सारा जो चारों पार्ट हो गया ये हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ये चीज यहाँ पे बोला गया। द नेचर ऑफ क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डोंट रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। मतलब क्वेश्चन जो होगा जनरल होगा, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन से रिलेटेड हो। शॉर्ट में ये बोल सकते हैं ये जो क्वेश्चन आएगा 10th लेवल तक का आएगा। सिंपली हम लोग ये समझ सकते हैं। आगे बोल रहा है इन फेज 1 ऑफ ऑनलाइन टेस्ट द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ पैटर्न पे एग्जाम होगा। क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स फॉर, जो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन। फॉर रॉन्ग आंसर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। नेगेटिव मार्किंग होने वाला है 1/4। ये सब चीज यहाँ पे बताया गया। आगे बोल रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1 विल नॉट बी रिनॉक्ड इन फाइनल मेरिट रैंकिंग। जो फेज 1 का मार्क्स होगा ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसके मार्क्स को फाइनल मेरिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब जो मेरिट बनेगा वो फेज 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनने वाला है, फेज 1 का मार्क्स के बेसिस पे नहीं बनेगा। ये चीज बोला है। तो ये फेज 1 का पैटर्न था, जनरल टॉपिक था। तो यहाँ पे फायदा उस टाइप के कैंडिडेट के लिए जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, क्योंकि एक चीज बता दे यहाँ पे जो अप्लाई करने वाला कैंडिडेट होगा अकाउंट्स के लिए सारा कॉमर्स कैंडिडेट होने वाला है। और कॉमर्स कैंडिडेट का कॉमन सब्जेक्ट पे या जनरल पेपर पे माइंड एक ही जैसा चलता है। ऐसा नहीं है, जनरली क्या होता है कि अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है एक साइंस का स्टूडेंट, तो जनरल पेपर में दोनों का दिमाग अलग अलग तरह से चलता है। रीजन ये होता है कि जो साइंस का स्टूडेंट है वो पहले से साइंस का नॉलेज उसके पास जनरली ये थोड़ा ऐसा जनरल बात है कि उसके पास थोड़ा ज्यादा होगा, उसके पास ज्यादा कैपेसिटी होता है साइंस के पेपर को समझने का कंपेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट तो उस पेपर से जुड़ा हुआ है नहीं। तो ये चीज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, सारा कॉमर्स स्टूडेंट ही है तो सबका जनरल पेपर में दिमाग एक ही जैसा चलने वाला है। तो ये एक अच्छा बात है कि सब जो भी एग्जाम में बैठने वाला कैंडिडेट सबका हाल अपने जैसा ही है। तो अच्छा बात है, कंपटीशन अपने लेवल में ही रहता है। तो उसके बाद नीचे आगे क्या बोल रहा है, जो फेज 2 का एग्जाम होगा, फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम, फेज 2 भी ऑनलाइन में ही होगा। यहाँ पे पोस्ट हम लोग देख लेते हैं अकाउंट्स का। अकाउंट्स के लिए बोल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है, पोस्ट कोड जिसका ई था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पोस्ट कोड पेपर डिस्क्रिप्शन। कैंडिडेट विल अपेयर इन पेपर 1 टू बी फॉलोड बाय पेपर 2। ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 शैल बी हेल्ड इन सिंगल सिटिंग ओनली। एक ही सिटिंग में होगा पेपर 1 और पेपर 2 का बेरिंग। ये फेज 2 के बारे में बता रहा है। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े, पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। जो पेपर 1 होगा यहाँ पर भी सेकंड फेज में भी 2 पेपर होने वाला है अकाउंट्स के लिए, ठीक है। किसी का एक ही किसी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे जेई का है तो इसका भी पेपर 1 पेपर 2 होगा। स्टेनोग्राफर जो है इसका केवल पेपर 3 होगा, पेपर 3 हम लोग को नहीं देना है, लेकिन पेपर 1 जिसको जिसको देना है सबका कॉमन होने वाला है। पेपर 2 जो होगा ये स्पेसिफिक होगा उस पोस्ट से रिलेटेड। नीचे यहाँ पे बोल रहा है पेपर 1 का जो हमारा सिलेबस है 120 मार्क्स, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इच कैरिंग 1 मार्क्स, मैक्सिमम 120 मार्क्स हो गया। 90 मिनट इसका ड्यूरेशन होगा। ये चीज बोल रहा है। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी negative marking of 1/4 for the mark assigned to the question in phase 2 if a question is left blank
नो आंसर इज मार्क्ड बाय द कैंडिडेट देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दैट क्वेश्चन। मतलब नेगेटिव मार्किंग होगा फेज 2 में भी, ये चीज बोल रहा है। उसके बाद अगर क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आ गए तो उसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद जो पेपर 2 हम लोग को देना है, पेपर 3 तो हम लोग को देना नहीं है, पेपर 2 जो देना है इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। ये हमारा होगा स्पेसिफिक टू डिसिप्लिन, 60 मिनट इसका रहेगा ये, और ये 2-2 मार्क्स का होने वाला है। ये चीज हो गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें फेज 1 का जो हमारा, ये फेज 2 होगा, ये यहाँ पे गलती से लिखा है। ये फेज 2 में जो 120 हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उसके लिए इंग्लिश फिर 25, रीजनिंग 25, नॉमेरिकल एप्टीट्यूड भी 25। यहाँ पे मार्क्स केवल क्वेश्चन बढ़ जाने वाला है जनरल स्टडीज में, यहाँ पे 45 क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से टोटल 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया और मार्क्स भी हमारा हो गया 120। उसके बाद अगर फेज 2 का बात करें, फेज 2 में जो पेपर 2 का अगर बात करें जिसका भी टाइम की इसमें भी 60 मिनट का अलाउड था, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन कॉमर्स पार्टिकुलरली जनरल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कोड ई असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट। जो असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहा है ये उसके लिए पेपर 2 का सिलेबस। तो ये बोल रहा है टू असेस द पोस्ट स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज ऑफ रिलेवेंट स्ट्रीम, उसके पास कितना नॉलेज है उस चीज को चेक करने के लिए। ठीक है, ये चीज बोला गया। ये पेपर, तो ये हमारा था एग्जाम का पैटर्न पेपर 1 और पेपर 2 का। उसके बाद पेपर 2 का सिलेबस जो है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। असिस्टेंट ग्रेड अकाउंट्स का जो है क्या क्या इसमें हमारा सिलेबस है, तो पहले बोल रहा है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट का टॉपिक से पूछेंगे, टैक्सेशन वाला टॉपिक से पूछने वाला है, टैक्सेशन में इनकम टैक्स, ऑडिटिंग वाले पेपर से पूछने वाला है, कमर्शियल लॉ, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें जहां से पूछने वाला है। तो यहाँ पे कुछ उन कैंडिडेट के लिए थोड़ा फायदा हो सकता है जो अभी नेट का प्रिपरेशन कर रहा है, या तो फिर सीनियर ऑडिटर का जो भी वैकेंसी आया झारखंड गवर्नमेंट का, या तो रिवेन्यू इंस्पेक्टर का जो भी वैकेंसी आया, तो वैसे कैंडिडेट जो ये सब वैकेंसीज के लिए या नेट वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है उसके लिए ये इसका प्रिपरेशन थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि वहां भी ये सब कुछ पढ़ना है, इधर के लिए भी पढ़ लेंगे साथ साथ। ठीक है, जनरल कंपटीशन अगर चल रहा है उसके लिए भी फायदा है, उसको भी केवल इतना ही पढ़ना है, बाकी चीज तो पढ़ ही रहा है। केवल अकाउंट्स वाला रिवाइज, कॉमर्स वाला टॉपिक रिवाइज मारना है, बाकी तो सब कुछ पढ़ ही रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं कि उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। पेपर 3 हम लोग के लिए नहीं था। उसके बाद एक चीज यहाँ पे नीचे बोल दिया, मार्क ऑब्टेन इन फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम विल नॉट बी रिनॉक्ड फॉर द फाइनल मेरिट, द कैंडिडेट 15 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज शैल बी कॉल्ड फॉर फेज 2 एग्जाम। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट फेज में जो जितना वैकेंसी है उसका 15 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फेज 2 एग्जाम के लिए। ये सब कुछ यहाँ पे बताया। उसके बाद एक चीज और बता दें, यहाँ पे कुछ वैकेंसीज ऐसा था जिसमें जनरल ग्रेजुएट मांगा गया। अगर हम लोग ये देखें, जो ये था जनरल का जो था असिस्टेंट ग्रेड जनरल, इसमें क्या बोला गया, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेनो ग्रेड जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेजुएट डिग्री ही मांगा है सिंपली। उसके बाद डिपो के लिए भी ग्रेजुएट डिग्री ही मांगा है, ये चीज यहाँ पे बोल रहा है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं जो चीज हम लोग को देखना रहा इसलिए एडवर्टाइजमेंट में। ये सब फिर जनरल इंफॉर्मेशन ही दिया गया है। गाइडलाइन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है। स्किल टेस्ट वगैरह जिसके लिए एप्लीकेबल है, अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, द ऑनलाइन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट व्हेन एवर एप्लीकेबल शैल बी फॉलोड बाय द डीवी। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट या स्किल टेस्ट जो भी है जिसके ऊपर, जैसे अकाउंट्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगा। उसके बाद नीचे आगे बोल रहा है कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली। ठीक है, ये हम लोग ऊपर भी देख लिए थे। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड ए बी सी डी ई एंड एच विद इन द जोन। एक जोन के लिए भी वो किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये बोल रहा है।
अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, आइदर, ठीक है, किसी एक जोन में अप्लाई करना और किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना, ये चीज यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया। कॉल लेटर जो होगा इसका ऑनलाइन आएगा एग्जाम वगैरह के लिए। कैंडिडेट का रिपोर्टिंग टाइम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। एग्जाम सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो वो उसके लिए बोल रहा है या तो पैन कार्ड, डीवी, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कोई भी गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है अपने आइडेंटिटी के लिए। नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है। आगे अगर हम लोग देखें सेंटर का अगर बात करें झारखंड के लिए, तो झारखंड में जो है सेंटर ये फेज 1 के लिए द स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 1 इज एट अंडर। फेज 1 के लिए जो एग्जाम होने वाला है ये धनबाद, रांची और हजारीबाग में होगा। झारखंड का भी हम बात कर रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग आगे देखें फेज 2 के लिए, अगर हम लोग झारखंड में देखें तो ये रांची में एग्जाम इसका होने वाला है। फेज 2 में केवल रांची में इसका एग्जाम होगा। उसके बाद जो ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन में हम लोग का झारखंड स्टेट आता है। बाकी सब दिया हुआ है नॉर्थ जोन में कौन सा स्टेट आने वाला है, साउथ जोन में, वेस्ट जोन या नॉर्थ ईस्ट में। ईस्ट जोन में हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट आता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस वैकेंसी। उसके बाद बोल रहा है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू हैव फुलफिल्ड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बोला है वो 1/8/22 को पूरा हो जाना चाहिए। नीचे अगर हम लोग बढ़े इसमें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो इसका 500 है, एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस में। अगर बैंक को चार्ज कर रहा है तो अलग से पे कर, बट उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, ये चीज यहाँ पे बोल रहा है। आगे अगर हम लोग देखें नीचे कुछ ये बेसिक डिटेल दिया हुआ है कैसे अप्लाई होगा, तो इसके लिए बोल रहा है सबसे पहले 3 फेज में अप्लाई होगा इसका। पहला फेज में एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पेमेंट ऑफ फी, तीसरा उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना होगा। ये 3 फेज में हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस है। उसके बाद नीचे अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे इसमें दिया हुआ था टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है। हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट अभी हो चुका है 6 सितंबर से, लास्ट डेट इसका है 5 अक्टूबर को। उसके बाद जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है ये जनवरी 23 में टेंटेटिव है, जनवरी 23 में इसका टेस्ट हो सकता है। अच्छा खासा टाइम है, अभी बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन वगैरह के लिए। तो ये सब कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन था रिलेटेड टू दिस वैकेंसी। नीचे कुछ उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। बस यही कुछ है इस वैकेंसी में जो मेजर चीज था और रिलेवेंट चीज था। होपफुली सबको इस वैकेंसी के बारे में समझ आ गया हो। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, हम कोशिश करते हैं उस चीज को रिप्लाई करने का या रिवर्ट करने का। थैंक यू।